नमस्कार साथियों, एग्जाम हॉल स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। यह वीडियो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का होने वाला है। इसमें जितने भी प्रश्न लाए गए हैं सभी प्रश्न पेपर में बार बार आए हुए प्रश्न हैं। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल एग्जाम हॉल स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम चैनल से जुड़ के पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहाँ से क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं पर्यावरण व पारिस्थितिकी का क्लास। पहला प्रश्न है, जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? इसके विकल्प हैं उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात, राजस्थान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। जंगली गधों का अभयारण्य गुजरात राज्य के कच्छ के रण में स्थित है। लगभग 4,954 वर्ग किलोमीटर में फैला यह भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, जिसकी स्थापना 1973 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से बाघ अभयारण्य कौन सा नहीं है? इसके विकल्प हैं कान्हा, रणथंभौर, काजीरंगा, बांधवगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काजीरंगा। काजीरंगा अभयारण्य बाघ अभयारण्य नहीं है। यह काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। कुल 1173.58 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैले इस अभयारण्य में एक सींग वाले गैंडे एवं हाथियों का प्रमुख निवास स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? अभी जस्ट पहले वाले प्रश्न आपको बताए हैं। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे और हाथियों का वहाँ पे प्रमुख निवास स्थान है। तो इसके जो विकल्प हैं पहले इसको देखते हैं। गैंडे के लिए, बाघ के लिए, पक्षी के लिए, शेर के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैंडों के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, असम में मानस अभयारण्य जाना जाता है। इसके विकल्प हैं भालुओं के लिए, बाघों के लिए, हाथियों के लिए, चिड़िया के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाघों के लिए। असम में मानस अभयारण्य बाघों के लिए जाना जाता है। बात करें असम का मानस वन्यजीव अभयारण्य के बारे में, तो असम का मानस वन्यजीव अभयारण्य विशेष रूप से बाघों तथा भारतीय गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। यह एक प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, हाथी रिजर्व एवं बायोस्फीयर रिजर्व है तथा यह यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल सूची में भी शामिल है और यह 1985 में शामिल हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है? इसके विकल्प हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। पाखुई वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले में स्थित है। मूलतः यह क्षेत्र पक्के संरक्षित वन के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? इसके विकल्प है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, जिसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य भी कहा जाता है, गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियाल, लाल मुकुट वाले कछुओं और लुप्तप्राय गंगा नदी डॉल्फिन के लिए उत्तरी भारत में 5,400 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत संरक्षित क्षेत्र है। यह अभयारण्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के त्रिक बिंदु के पास चंबल नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। विकल्प हैं 24 जुलाई, 29 जुलाई, 20 जुलाई, 25 जुलाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 29 जुलाई। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस के रूप में मनाया जाता है। वन्य प्राणी बाघ की स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय वर्ष 2010 में आयोजित सेंट पीटर्सबर्ग
बाघ सम्मेलन में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य क्या है? विकल्प हैं बाघ की आदतों का अध्ययन, विभिन्न प्रजातियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करना, भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना। बाघ प्रजाति के विलुप्त प्राय होने की समस्या को देखते हुए इसके संरक्षण के लिए सरकार ने अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना प्रारंभ की थी, जिसका उद्देश्य बाघ को समाप्त होने से बचाना था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ था? विकल्प हैं 1970 में, 1973 में, 1981 में, 1984 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1973 में। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। विकल्प हैं शेर के लिए, गायों के लिए, हाथियों के लिए, बाघों के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाघों के लिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्य में विस्तृत है? विकल्प हैं कान्हा, मानस, पेंच, सरिस्का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेंच। पेंच बाघ आरक्षित क्षेत्र का विस्तार मध्य प्रदेश में 90% है और महाराष्ट्र में 10% है, जबकि कान्हा का मध्य प्रदेश, मानस असम और सरिस्का का राजस्थान में ही विस्तार है। अगला प्रश्न देखते हैं। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? इसके विकल्प हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के अलवर जिले में अवस्थित है। इसे वर्ष 1955 में वन्य जीव अभ्यारण्य, जबकि वर्ष 1978 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई थी? इसके विकल्प हैं 1968 में, 1970 में, 1992 में, 1974 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1992 में। हाथियों की मौजूदा आबादी को उसके प्राकृतिक आवास स्थलों में दीर्घकालिक जीवन सुनिश्चित करने के लिए तथा पर्याप्त संख्या में हाथियों की आबादी रखने वाले राज्य की सहायता करने के उद्देश्य से फरवरी 1992 में हाथी परियोजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था? विकल्प हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देखते हैं। चिनार वन्य जीव विहार अवस्थित है। विकल्प हैं जम्मू व कश्मीर में, केरल में, सिक्किम में, तमिलनाडु में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल में। चिनार वन्यजीव विहार केरल राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है? इसके विकल्प हैं कोयला, नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोल, सौर ऊर्जा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सौर ऊर्जा। नवीनीकरणीय ऊर्जा प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत लगातार प्राप्त होती रहती है। सौर, पवन, ज्वारी, पनबिजली ऊर्जा आदि प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण हैं। सौर ऊर्जा कभी न समाप्त होने वाली तथा प्रदूषण रहित ऊर्जा है। सौर ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्राहकगार है। यह हमें सूर्य से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? इसके विकल्प हैं कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूरेनियम। पौधे के वे उत्पाद जो कि हजारों वर्षों से पृथ्वी के नीचे दबे पड़े थे, या पौधे के वे जीवाश्म जिनका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। जीवाश्म ईंधन वर्तमान में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। एक बार इनको उपयोग करने के पश्चात इन्हें दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब हैं। यूरेनियम नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन के एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है। विकल्प है पृथ्वी, सूर्य, समुद्र, चंद्रमा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूर्य। जीवाश्म ईंधन के एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत सूर्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके विकल्प हैं जल विद्युत ऊर्जा, वायु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जल विद्युत ऊर्जा। जीवाश्म ईंधन के पश्चात भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जल विद्युत ऊर्जा है। अगला प्रश्न देखते हैं। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है। संयुक्त राष्ट्र संघ का, भारत का, जर्मनी का, विश्व बैंक का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र संघ का। अगला प्रश्न देखते हैं। ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है। इसके विकल्प हैं जल विद्युत की कमी, कुपोषण के कारण शरीर में ऊर्जा की कमी, तापीय ऊर्जा की कमी, कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। इसके विकल्प हैं कोयला, खनिज तेल एवं गैस, जल विद्युती, परमाणु ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जल विद्युती। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं परमाणु ऊर्जा की अपेक्षा जल विद्युती धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। इसके विकल्प हैं कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, बायोमास, मिट्टी का तेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बायोमास। नवीकरणीय ऊर्जा प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत लगातार प्राप्त होती रहती है। सौर, पवन, ज्वारी, पनबिजली ऊर्जा तथा बायोमास आदि प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण हैं, जबकि कोयला, पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल आदि अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एक अनवीकरणित ऊर्जा का स्रोत है। इसके विकल्प हैं सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, वायु ऊर्जा, बायोमास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेट्रोलियम। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित ऊर्जा में से कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है। इसके विकल्प हैं परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। इसके विकल्प हैं कपास, गन्ना, जेट्रोफा, आलू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जेट्रोफा। जेट्रोफा बायोडीजल की फसल है। जेट्रोफा पुष्पीय पादपों की प्रजाति का पौधा है जो सूखे तथा विनाशकारी कीटों के प्रति प्रतिरोधी है। यह ऐसे बीज उत्पन्न करता है जिसमें 27 से 40% तक तेल होता है। जेट्रोफा के तेल को डीजल इंजनों में प्रयोग हेतु बायोडीजल के परिवर्तित कर दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित ईंधन में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषक उत्पन्न करता है? इसके विकल्प हैं डीजल, कोयला, हाइड्रोजन, मिट्टी का तेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन हवा में गुजरती है तो यह ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर जल का निर्माण करती है और इस प्रक्रिया में ऊर्जा की बड़ी मात्रा उन्मुक्त होती है। अपने उच्चतम ऊर्जा प्रदायक मान के कारण हाइड्रोजन प्रदूषक रहित उत्कृष्ट ईंधन के रूप में कार्य करती है। हाइड्रोजन का उत्पादन जल के तापीय पृथक्करण, प्रकाश अपघटन अथवा विद्युत अपघटन के द्वारा किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं। इसके विकल्प हैं परजीवी, प्रतिजैविक, ह्यूमन लीन, एंथ्रोपोजेनिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंथ्रोपोजेनिक। मनुष्यों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण की श्रेणी में रखा जाता है। मानवीय क्रियाओं द्वारा पर्यावरण में डाले गए रासायनिक एवं जैविक कचरे को एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जैव विघटित प्रदूषण है। इसके विकल्प हैं पारा, वाहित मल, प्लास्टिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाहित मल। ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में तरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं, जैव विघटित प्रदूषण कहलाते हैं। जैव विघटित प्रदूषण के कुछ उदाहरण जैसे घरेलू अपशिष्ट, कचरा, मूत्र तथा मल, वाहित मल इत्यादि, ये सब वाहित मल होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? इसके विकल्प हैं सीवेज, अभ्रक, प्लास्टिक, पॉलीथीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीवेज। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? इसके विकल्प हैं प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा, रबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रबर। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। तो इसमें जो चारों विकल्प दिए गए हैं इसमें रबर जो है यह जैव निम्नीकरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है। इसके विकल्प हैं जल प्रदूषक का, भू प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का, ध्वनि प्रदूषण का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायु प्रदूषण का। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि के दहन से मुख्यतः कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायु में प्राप्त होते हैं, जो कि वायु प्रदूषक का मुख्य कारण बनते हैं। जब मानवीय या प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल में उपस्थित गैसों की निश्चित अनुपात में अवांछनीय परिवर्तन होता है तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? इसके विकल्प हैं हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, मीथेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन ऑक्साइड। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा वायु प्रदूषक की एक अवस्था है। गाड़ियों और औद्योगिक कारखानों से निकले धुएं में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया करके कई सारे द्वितीयक प्रदूषक को जन्म देती हैं, जैसे ओजोन, फॉर्मेल्डिहाइड, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट इत्यादि। इन्हीं द्वितीयक प्रदूषक से प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाले गैस हैं। इसके विकल्प हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्राथमिक वायु प्रदूषक है जो कि रंगहीन तथा अति विषैली होती है। इसकी 90% मात्रा प्राकृतिक स्रोतों से तथा 10% ईंधन पदार्थों मुख्यतः कोयला के जलने, स्वचालित वाहनों इत्यादि से
वातावरण में मिलती रहती है। कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जित का 50% ऑटोमोबाइल से निकलता है। यह सिगरेट के धुएं में भी उपस्थित रहता है। कार्बन मोनोऑक्साइड वायुमंडल में कम समय के लिए ही रहती है तथा इसका ऑक्सीकरण कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाता है। इस गैस का सर्वाधिक उत्पादन परिवहन से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? इसके विकल्प हैं PAN, स्मॉग, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड। वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। जबकि ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषणों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं द्वितीयक वायु प्रदूषण के नाम से जाने जाते हैं, जैसे ओजोन, पेरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट इत्यादि। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषक है? विकल्प हैं स्मॉग, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लाई ऐश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्मॉग। अगला प्रश्न देखते हैं, अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर, कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैसें हैं। विकल्प है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। मोटर, कार तथा सिगरेट के अधूरे प्रज्वलन के कारण निकलने वाली रंगहीन गैसें कार्बन मोनोऑक्साइड की होती हैं। यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके एक अस्थायी यौगिक बना लेती है, जिससे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऊतकों तक नहीं पहुंचाता है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक गैस है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? विकल्प हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्स गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं, CNG का मुख्य घटक है। इसके विकल्प हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, मीथेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीथेन। CNG का मुख्य घटक मीथेन है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? इसके विकल्प हैं धूलकण, कैडमियम, लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण सर्वाधिक हानिकारक है? इसके विकल्प हैं ओजोन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषण गैस है और जीवाश्म ईंधन की ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? इसके विकल्प हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सल्फर डाइऑक्साइड। जीवाश्म ईंधन के ज्वलन से उत्पन्न होने वाली वायु प्रदूषक गैस सल्फर डाइऑक्साइड होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। इसके विकल्प हैं तेल शोधन से, उर्वरक उद्योग से, ताप विद्युत संयंत्र से, खनन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताप विद्युत संयंत्र से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? इसके विकल्प हैं लाइकेन, फर्न, मनी प्लांट, अमरबेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइकेन। लाइकेन पेड़ों की छालों पर उगे होते हैं। लाइकेन का निर्माण शैवाल तथा कवक के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? इसके विकल्प हैं लाइकेन, मैथिल मर्क्यूरिक, गुलाब का पौधा, सूरजमुखी का पुष्प। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाइकेन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण सांकेतिक पौधा है? निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण सांकेतक पौधा है? विकल्प है शैवाल, कवक, लाइकेन, फर्न। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाइकेन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषक नहीं है? इसके विकल्प हैं जस्ता, तांबा, निकिल, सल्फर डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषक है, तथापि वातावरण में जल से क्रिया करके वर्षा जल में सल्फ्यूरिक एसिड के मिश्रण का कारण यह हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है? इसके विकल्प हैं ऑक्सीजन, वर्षा, नाइट्रोजन, हवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्षा। वायुमंडल में वर्षा एवं ओस द्वारा धुआं, धूल एवं गैसीय अवशिष्ट पदार्थों से वायुमंडल को स्वच्छ किया जाता है। ऐसे प्रदूषक जिनके कणों का व्यास 2 माइक्रोन से कम होता है वे वर्षा द्वारा वायुमंडल से स्वच्छ नहीं किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है। इसके विकल्प है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, रेडान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेडान। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक रेडान गैस है। रेडान एक रंगहीन, गंधहीन, रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस है। रेडान गैस रेडियम से उत्सर्जित होती है। रेडान गैस से फेफड़े का कैंसर तथा रक्त कैंसर होने की संभावना होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। इसके विकल्प हैं कार्बन मोनोऑक्साइड व डाइऑक्सिन, कार्बन मोनोऑक्साइड व निकोटीन, कार्बन डाइऑक्साइड व बेंजीन, डाइऑक्सिन व बेंजीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। सिगरेट का धुआं रसायनों का एक जटिल मिश्रण है। इसके धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, हाइड्रोजन साइनाइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें पाई जाती हैं। साथ ही फॉर्मेल्डिहाइड, एक्रोलीन तथा बेंजीन जैसे अस्थायी रसायन भी इसमें पाए जाते हैं। निकोटीन भी सिगरेट के धुएं में पाया जाता है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम होती है। यह अत्यंत हानिकारक व कैंसर कारक होता है। इससे आँख, नाक, गले में जलन, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा व कैंसर जैसे खतरनाक रोगों को जन्म देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व का मापन में होता है? इसके विकल्प हैं धुआं, प्रदूषित जल, कोहरा, ध्वनि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धुआं। रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग धुएं के घनत्व मापन में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अम्लवर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती हैं। इसके विकल्प हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। जब वर्षा के जल में अम्लों की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे अम्ल वर्षा के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः ऐसी वर्षा जिसका पीएच मान 5 से 6 से कम हो वे अम्ल वर्षा कहलाती हैं, जबकि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। वर्षा का जल भी पूर्णतया शुद्ध नहीं होता है, क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड वर्षा के जल में घुलकर कार्बोक्सिलिक अम्ल
का निर्माण करती हैं। यह कार्बोक्सिलिक अम्ल वर्षा के जल का थोड़ा सा अम्लीय बना देती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। इसके विकल्प हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, प्रोपेन, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। इसके विकल्प हैं बेंजोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न देखते हैं अम्ल वर्षा होती है कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से, लकड़ी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कारखानों से। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। इसके विकल्प हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। इसके विकल्प हैं चीन, जापान, नॉर्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉर्वे। अगला प्रश्न देखते हैं भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। इसके विकल्प हैं बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक, विषाणु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्सेनिक। अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है औद्योगिक मलबे में सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। इसके विकल्प हैं चमड़ा उद्योग, कागज उद्योग, रेयान उद्योग, वस्त्र उद्योग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चमड़ा उद्योग। अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। इसके विकल्प हैं स्मॉग, अम्ल वर्षा, निट्रोफिकेशन, एस्बेस्टोसिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निट्रोफिकेशन। अगला प्रश्न देखते हैं जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता, BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। इसके विकल्प हैं जलीय वातावरण में, मृदा में, वायु में, उपर्युक्त सभी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलीय वातावरण में। BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जल प्रदूषण मापने की मुख्य इकाई है। कार्बनिक एवं अकार्बनिक अपशिष्ट अपघटित होने के लिए जल निकायों में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिससे जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घटने से उसकी मांग बढ़ जाती है। BOD का अधिक होना जल के संक्रमित होने को दर्शाता है। अगला प्रश्न देखते हैं किसी जल क्षेत्र में BOD की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल, इसके विकल्प हैं खनिज प्राप्त कर रहा है, गैस प्राप्त कर रहा है, सीवेज से प्रदूषण हो रहा है, एट्रोफिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीवेज से प्रदूषण हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। इसके विकल्प हैं क्लोरीन की, नाइट्रोजन की, ओजोन की, ऑक्सीजन की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन की। अगला प्रश्न देखते हैं गंगा नदी में BOD सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके विकल्प हैं हरिद्वार एवं कानपुर के मध्य, कानपुर एवं इलाहाबाद के मध्य, इलाहाबाद एवं पटना के मध्य, पटना एवं उलुबेरिया के मध्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कानपुर एवं इलाहाबाद के मध्य। BOD की सर्वाधिक मात्रा गंगा नदी में कानपुर एवं इलाहाबाद के मध्य पाया जाता है।
वस्तुतः कानपुर में गंगा नदी में भारी मात्रा में प्रदूषण पदार्थ डाले जाने के कारण यहाँ बीओडी अधिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? इसके विकल्प हैं हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखते हैं, अपने प्रदूषक के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? इसके विकल्प हैं यमुना, पेरियार, दामोदर, महानदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दामोदर। दामोदर नदी झारखंड के खमार पाट से निकलकर हुगली नदी में मिलती है। कोयला खदान और औद्योगिक क्षेत्रों में प्रवाहित होने के कारण यह देश की अति प्रदूषित नदी बन गई है। गिरिघाट और दुर्गापुर के मध्य के 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में तो यह जैविक मरुस्थल होकर रह गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसीबेल स्तर प्रदर्शित करता है? इसके विकल्प हैं 10 डेसीबेल, 20 डेसीबेल, 60 डेसीबेल, 100 डेसीबेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 डेसीबेल। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग करते हैं? इसके विकल्प हैं नैनोमीटर, डेसीबेल, हर्ट्ज, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेसीबेल। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीन मफलर संबंधित है मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्वनि प्रदूषण से। अगला प्रश्न देखते हैं, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। उर्वरक का अत्यधिक प्रयोग विभिन्न प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न करता है, जिनमें मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण तथा वायु प्रदूषण प्रमुख हैं। यह प्रदूषण विभिन्न प्रकार के फसलों के माध्यम से मानव एवं पशुओं के आहार श्रृंखला में भी पहुंचता है तथा विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों से मनुष्य एवं पशुओं को ग्रस्त भी करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है? इसके विकल्प हैं इससे उत्पादन में वृद्धि होती है, मृदा की उर्वरता संरक्षित रहती है, मृदा कटाव कम हो जाता है, और डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। फसल चक्र किसी निश्चित क्षेत्र पर एक निश्चित अवधि तक फसलों को इस प्रकार हेरफेर कर बोना जिससे भूमि की उर्वरता शक्ति को बनाए रखकर अधिक उत्पादन ले सके, फसल चक्र कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती हैं। इसके विकल्प हैं ना टूटने वाले अणुओं से, अकार्बनिक यौगिकों से, पॉलीमर से, प्रोटीन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पॉलीमर से। पॉलीथीन मुख्यतः कार्बन एवं हाइड्रोजन के अणुओं के मिलने से बनता है। यह एथिलीन का पॉलीमर या बहुलक होता है। पॉलीथीन में एथिलीन के अणु आपस में इस प्रकार जुड़े होते हैं कि उनका जैविक रूप से अपक्षय नहीं हो पाता है। यही कारण है कि प्लास्टिक की थैलियाँ उपयोग के बाद फेंके जाने पर स्वतः नष्ट नहीं होती हैं और पर्यावरण प्रदूषण का कारण भी बनती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी वस्तु जीवाणु से नष्ट नहीं होती है? निम्न में से कौन सी जीवाणु से नष्ट नहीं होती है? इसके विकल्प हैं गोबर, पौधों की पत्तियां, खाद्य पदार्थ, प्लास्टिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लास्टिक। अगला प्रश्न देखते हैं, भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट रिसाव की घटना कब हुई थी? इसका विकल्प है 2 दिसंबर 1982, 3 दिसंबर 1985, 3 दिसंबर 1984, 4 दिसंबर 1986। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
3 दिसंबर 1984। भोपाल में यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र के टैंक 2 दिसंबर 1984 की रात 10 बजे जल प्रवेश कर गया था, जिसमें 42 टन मिथाइल आइसोसाइनेट गैस भरी थी। जल से रासायनिक क्रिया के बाद टैंक का तापमान 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया था। उच्च तापमान सहन क्षमता इतनी न होने के कारण गैसें टावर को खोलना पड़ा। विषाक्त गैस हवा में घुलने लगी। 3 दिसंबर सुबह 2:10 पर खतरे का सायरन बजाया गया और सुबह 4 बजे गैसों के रिसाव पर काबू पा लिया गया। राज्य सरकार के अनुसार इस त्रासदी में लगभग 4000 से अधिक लोग मारे गए और बाद में गैस जनित रोगों से हजारों लोग गंभीर रूप से पीड़ित भी हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है नाभिकीय दुर्घटना से, भूकंप से, बाढ़ से, अम्लीय वर्षा से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाभिकीय दुर्घटना से। 26 अप्रैल 1986 को रूस में चेरनोबिल स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना हुई थी। मानवीय भूल के कारण घातक रेडियोधर्मी कण वातावरण में प्रविष्ट हो गए थे, जिसके कारण अनेक व्यक्ति घायल भी हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है। इसके विकल्प हैं वायु प्रदूषक, जल प्रदूषक, ऊष्मा प्रदूषक, ध्वनि प्रदूषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊष्मा प्रदूषण। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है। इसके विकल्प हैं कॉपर, लेड, कैडमियम, मरकरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेड। स्वचालित वाहनों में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में लेड का प्रयोग किया जाता है। धुएं के साथ विमुक्त ये लेड सबसे अविषालु धातु प्रदूषक होते हैं। लेड के कारण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, पाचन तंत्र इत्यादि प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जा सकता है। इसके विकल्प हैं सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरीन। पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए क्लोरीन गैस एवं ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। क्लोरीन गैस जल शोधन के प्राथमिक चरण में जीवाणुओं को निष्क्रिय करने का कार्य करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। इसके विकल्प हैं 1980, 1974, 1981, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1974। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है। इसके विकल्प हैं ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरेमीन, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया। इसके विकल्प हैं 1975 में, 1982 में, 1985 में, 1995 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1985 में। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की अध्यक्षता में फरवरी 1985 में किया गया था। सितंबर 1995 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण अधिनियम कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। एक मार्ग एक्ट भारत में कब लागू किया गया था। इसके विकल्प हैं 1937 में, 1952 में, 1957 में, 1965 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1937 में। एक मार्ग एक्ट भारत में 1937 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। इसके विकल्प हैं
कावेरी नदी का उद्गम स्थल, वह स्थान जहाँ से पेरियार उत्तर की तरफ बहती है, भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र, केरल में रॉकेट छोड़ने का केंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का प्रथम अंटार्कटिक को शोध केंद्र। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिक भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है। इसकी स्थापना वर्ष 1983-84 में की गई थी। भारत ने अपने दूसरे अनुसंधान केंद्र मैत्री की स्थापना 1988-89 में किया था। अंटार्कटिक में भारत का तृतीय अनुसंधान केंद्र भारती है। भारती की स्थापना सन 2012 में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का अस्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? इसके विकल्प हैं भारती और आर्य, भारती और दक्षिण गंगोत्री, भारती और मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और मैत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारती और मैत्री। भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के तहत अंटार्कटिका में 3 अस्थायी अनुसंधान स्टेशनों की स्थापना की गई है, जिनका नाम दक्षिण गंगोत्री पहला का, दूसरे का है मैत्री, तीसरे का है भारती। वर्तमान में अंटार्कटिका में भारत के 2 परिचालित अनुसंधान स्टेशन हैं, पहला है मैत्री, दूसरा है भारती। अगला प्रश्न देखते हैं। विज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है? इसके विकल्प हैं औषधि, अंतरिक्ष अनुसंधान, कृषि, परमाणु भौतिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिष्ठित टायलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? इसके विकल्प हैं नाटक, महिलाओं का अधिकार, बच्चों का अधिकार, पर्यावरण सुरक्षा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पर्यावरण सुरक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इसके विकल्प हैं जनसंख्या नियंत्रण के लिए, आतंकवाद के विरुद्ध अभियान के लिए, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए, मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व तंबाकू निरोध दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसके विकल्प हैं 12 मई, 13 मई, 21 मई, 31 मई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 31 मई। 31 मई को विश्व तंबाकू निरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आप सबको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसके विकल्प हैं 20 अप्रैल, 5 जून, 22 अप्रैल, 3 मार्च। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 अप्रैल। अगला प्रश्न देखते हैं। मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन के साथ जुड़ा है? इसके विकल्प हैं चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नक्सलवादी आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा बचाओ आंदोलन। मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंध हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? इसके विकल्प हैं जल तंत्र, घास का मैदान, वर्षा वन, फसल भूमि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फसल भूमि। जल तंत्र, घास का मैदान और वर्षा वन प्राकृतिक जीवों के उदाहरण हैं, जबकि फसली भूमि मानव जनित जीवों का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसके विकल्प हैं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। अगला प्रश्न देखते हैं।
आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था? इसके विकल्प हैं 2006 में, 2003 में, 2005 में, 2009 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2005 में। आपदा प्रबंधन अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया था, जो जनवरी 2006 से प्रभावी हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है? इसके विकल्प हैं कच्छ में, सुंदरबन में, चिल्का झील में, निकोबार द्वीप समूह में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कच्छ में। भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कच्छ की खाड़ी में स्थित है। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल 162.89 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया था? इसके विकल्प हैं आगरा में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, वाराणसी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना लखनऊ में की गई थी। इसकी नींव 21 मई 2003 को रखी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? इसके विकल्प हैं पृथ्वी के ऊपरी सतह के सिकुड़ने से, चक्रवातों से, समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से। ऑप्शन डी है ज्वार भाटा से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से। आज के सभी महत्वपूर्ण पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर आप सबको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अब इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्द अपलोड कर दिया जाएगा।